हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोग आज पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा बीसीएमई यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू एनबीसी। एनबीसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स का क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो बिल्डिंग्स को 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप क्या है? ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती हैं। ग्रुप बी में एजुकेशनल बिल्डिंग आती हैं। ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग आती हैं। ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग्स आती हैं। ग्रुप ई में बिजनेस बिल्डिंग्स आती हैं। ग्रुप एफ में मर्केंटाइल बिल्डिंग आती हैं। ग्रुप एफ में मर्केंटाइल बिल्डिंग आती हैं। ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आती हैं और ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग आती है। ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग आती है। ग्रुप आई में हजार्डस बिल्डिंग आती है। तो ये क्लासिफिकेशन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ग्रुप ए में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ग्रुप बी में एजुकेशनल बिल्डिंग है। ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग है। ग्रुप ई में बिजनेस बिल्डिंग है। ग्रुप एफ में मर्जेंटाइल बिल्डिंग है। ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग है और ग्रुप आई में हजार्डस बिल्डिंग है। आगे हम लोग देखेंगे वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कॉर्बल क्या होता है? फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है कॉर्बल। कॉर्बल क्या होता है? कॉर्बल प्रोवाइड एज ए सपोर्ट फॉर जॉइस्ट, रूफ ट्रस, वेदर सेट। वेदर सेट, रूफ ट्रस और जॉइस्ट के लिए सपोर्ट के लिए कॉर्बल को प्रोवाइड किया जाता है। कॉर्बल प्रोवाइड एज ए सपोर्ट फॉर जॉइस्ट, रूफ ट्रस, वेदर सेट। उसके बाद हमारा कॉर्निस। कॉर्बल हो गया, कॉर्निस है। कॉर्निस क्या होता है? प्लेस्ड इन द वॉल एट द जंक्शन ऑफ वॉल एंड सीलिंग। कॉर्निस को वॉल के जंक्शन पर प्लेस किया जाता है और सीलिंग पर इनको प्लेस किया जाता है। प्लेस्ड इन द वॉल एट द जंक्शन ऑफ वॉल एंड सीलिंग। थर्ड हमारा है कोपिंग। कोपिंग क्या होता है? टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल फिनिश्ड विद ए स्पेशल कोर्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन वाटर। कोपिंग क्या होता है? टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल फिनिश्ड विद ए स्पेशल कोर्स टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम रेन वाटर। यानी कोपिंग पैरापेट वॉल के टॉप पर एक वेल फिनिश्ड स्पेशल कोर्स है जो प्रोटेक्ट करता है इसको रेन वाटर से। अगला हमारा है ड्रिप कोर्स। ड्रिप कोर्स क्या होता है? टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कोपिंग ए ग्रूव इज कट ऑन द अंडर साइड। टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कोपिंग। कोपिंग से ड्रेनेज वाटर को फैसिलिटेट करने के लिए एक ग्रूव कट किया जाता है एक ग्रूव कट किया जाता है ऑन द अंडर साइड में एक ग्रूव कट किया जाता है कोपिंग के ड्रेनेज वाटर को फैसिलिटेट करने के लिए। उसको बोलते हैं ड्रिप कोर्स। आगे हमारा रूमाइंस। ये क्या होता है? इट मीन्स गेटिंग मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम मिनिमम डायमेंशंस और स्पेस और ऑफ द रूम। रूमिनेस क्या होता है? इट मीन्स गेटिंग मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशंस और स्पेस ऑफ द रूम। यानी रूम के मिनिमम स्पेस या मिनिमम डायमेंशन से मैक्सिमम एडवांटेज को हासिल करना रूमिनेस कहलाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। ब्रिक मशीनरी रिलेटेड टर्म। ब्रिक मशीनरी से रिलेटेड टर्म्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ब्रिक मशीनरी से रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। तो फेस और फेसिंग क्या होता है? तो आउटर और एक्सपोज्ड फ्रंट फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड फेस एंड मटेरियल यूज्ड ऑन फेस इज कॉल्ड फेसिंग। तो आउटर और एक्सपोज्ड फ्रंट फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड फेस। वॉल का जो एक्सपोज्ड फ्रंट होता है उसको बोलते हैं फेस एंड मटेरियल यूज्ड ऑन फेस इज कॉल्ड फेसिंग। जो फेस पर मटेरियल यूज होता है उसको हम लोग फेसिंग बोलते हैं। आगे हमारा बैक एंड बैकिंग क्या होता है? इंटरनल और बैक सरफेस ऑफ द वॉल इज बैक एंड मटेरियल यूज्ड इज कॉल्ड बैकिंग। यानी जो वॉल का इंटरनल सरफेस होता है या बैक सरफेस होता है उसको बैक फेस बोलते हैं या बैक बोलते हैं उसको,
और जो उस पर मटेरियल यूज होता है उसको बैकिंग बोलते हैं। आगे हमारा हर्टिंग और फिलिंग। हर्टिंग और फिलिंग क्या होता है? इट इज़ द इंटरनल पोर्शन बिटवीन फेस एंड बैक। फेस और बैक के बीच का जो इंटरनल पोर्शन, फेस और बैक के बीच में जो इंटरनल पोर्शन होता है उसको हर्टिंग या फिलिंग बोलते हैं। उसके बाद ना फ्रीज। फ्रीज क्या होता है? ए कोर्स ऑफ स्टोन, ए कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो कॉर्निस इज कॉल्ड फ्रीज। यानी कोर्स के जस्ट नीचे एक स्टोन प्रोवाइड किया जाता है, एक कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइड किया जाता है। कॉर्निस के जस्ट नीचे एक कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइड किया जाता है जिसे फ्रीज बोलते हैं। आगे हमारा परपेंड। परपेंड क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन्स कंटेनिंग वर्टिकल जॉइंट्स इज इन मेसनरी। पैरापेट क्या होता है? ए इमेजिनरी लाइन होती है, एन इमेजिनरी लाइन कंटेनिंग वर्टिकल जॉइंट्स इन मेसनरी। मेसनरी में वर्टिकल जॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है परपेंड। आगे हमारा नोट पॉइंट है बुल नोज या काउ नोज। यूज फॉर मेकिंग कॉर्नर और कर्व शेप इन ब्रिक मसलनी। ब्रिक मसलनी में कॉर्नर या कर्व शेप को बनाने के लिए हम लोग बुल नोज या काउ नोज का यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझेंगे हम लोग। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर बॉन्ड। स्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होता है? ऑल bricks are laid as structure on the face of the wall, generally used for partition wall 10 cm। यानी all bricks laid as structure on the face of the wall, generally used for partition wall। partition wall के लिए हम जनरली स्ट्रक्चर बॉन्ड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बॉन्ड में सारी जो ब्रिक्स है उनको रखा जाता है स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में, उनके फेस ऑफ द वॉल जो होता है उसके साइड में स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड। उसके बाद हेडर बॉन्ड। हेडर क्या होता है? हेडर बॉन्ड क्या होता है? ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑन द फेस ऑफ वॉल। यानी सारी ब्रिक्स को इस तरह रखा जाता है कि उनका जो फेस होता है उसके फेस पर हेडर दिखता है, तो उसको हेडर बॉन्ड बोलते हैं। यूज्ड स्टिनिंग ऑफ वेल कॉर्वेल्स फुटिंग। इसका यूज कहाँ किया जाता है? हेडर बॉन्ड का यूज किया जाता है स्टिनिंग ऑफ वेल कार्वेल्स और फुटिंग में। उसके अगला हमारा है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड का होता है अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, मोस्टली यूज्ड इन गवर्नमेंट वर्क, इट इज कॉस्टली एंड स्ट्रॉन्गर देन फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट कोर्सेस होते हैं किसके? हेडर और स्ट्रेचर के। इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट कोर्स होते हैं हेडर और स्ट्रेचर के। मोस्टली गवर्नमेंट वर्क में इसका यूज किया जाता है और यह महंगा होता है और फ्लेमिश बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग भी होता है। देखते हैं फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। अगला बॉन्ड हमारा फ्लेमिश बॉन्ड है। Each course has alternate header and stretcher. Flemish bond gives better appearance than English bond. Each course has alternate header and stretcher. इसमें जो फ्लेमिश बॉन्ड में ईच कोर्स यानी प्रत्येक कोर्स में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर होते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स बेटर अपीयरेंस, ये अच्छा अपीयरेंस, बेटर अपीयरेंस देता है देन इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड से अच्छा अपीयरेंस किसका होता है? फ्लेमिश बॉन्ड का। आगे हमारा फेसिंग बॉन्ड। फेसिंग बॉन्ड क्या है? Bricks of different thickness are to be used in the facing or backing of the wall। फेसिंग बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसमें डिफरेंट थिकनेस की ब्रिक्स का यूज किया जाता है फेसिंग और बैकिंग ऑफ द वॉल में। डिफरेंट थिकनेस की ब्रिक्स का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? फेसिंग बॉन्ड में। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक, याद तो सभी करने लायक है। अब देख लेते हैं हम लोग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो ये हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड है, और ये हमारा हेडर बॉन्ड है, ये हेडर बॉन्ड है, ये हमारा इंग्लिश बॉन्ड है, ये इंग्लिश बॉन्ड है, और ये हमारा फ्लेमिश बॉन्ड है, ये फ्लेमिश बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जबकि इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट स्ट्रक्चर और हेडर देखने को मिलते हैं। इंग्लिश बॉन्ड में देखेंगे तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, उसके बाद ये हेडर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर हेडर हो गया। जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रक्चर दोनों देखने को मिलते हैं। आगे हमारा है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ये हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है, ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, ये डच बॉन्ड है, ये डच बॉन्ड है,
डक्ट या डक्ट बॉन्ड है, ये रैकिंग बॉन्ड है, ये रैकिंग बॉन्ड है। ये फिगर देके कई बार पूछ लेता है कौन सा बॉन्ड किसका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये रैकिंग बॉन्ड है, डक्ट बॉन्ड है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, हेडर और स्ट्रेचर बॉन्ड है। आगे देखेंगे हम लोग, ये हमारा डायगोनल बॉन्ड है, ये डायगोनल बॉन्ड है, ये हेरिंग बॉन्ड, हेरिंग बोन बॉन्ड है। ये डायगोनल बॉन्ड है और ये हेरिंग बोन बॉन्ड है, ये हमारा हेरिंग बोन बॉन्ड है। ये जिगजैग बॉन्ड है, ये जिगजैग बॉन्ड है और ये गार्डन वॉल बॉन्ड है, ये हमारा गार्डन वॉल बॉन्ड है। आगे देखेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग स्टेयरकेस की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। विड्थ ऑफ स्टेयर इन डोमेस्टिक बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग में स्टेयर, डोमेस्टिक बिल्डिंग में स्टेयर की विड्थ क्या होती है? विड्थ ऑफ स्टेयर इन डोमेस्टिक बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग में जो स्टेयर का विड्थ होता है 90 सेंटीमीटर होता है। विड्थ ऑफ स्टेयर इन पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग में विड्थ होता है स्टेयर का 1.5 से 1.8 मीटर, 1.5 से 1.8 मीटर। नंबर ऑफ टोटल स्टेप इन ए फ्लाइट इज ग्रेटर देन 12, नंबर ऑफ टोटल स्टेप, नंबर ऑफ टोटल स्टेप इन ए फ्लाइट, एक फ्लाइट में नंबर ऑफ टोटल स्टेप ग्रेटर देन 12 होते हैं। नंबर ऑफ स्टेप इन ए फ्लाइट, नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट, एक फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप्स लेस देन 3 नहीं होने चाहिए। एक फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू 3 से कम नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स एक फ्लाइट में 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स, नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स इन ए फ्लाइट इज नॉट ग्रेटर देन 12, 12 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं होना चाहिए टोटल एक फ्लाइट में। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 25 डिग्री से 40 डिग्री रहता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 25 डिग्री से 40 डिग्री रहता है। मैक्सिमम पिच स्लोप, मैक्सिमम पिच आर स्लोप फॉर पब्लिक बिल्डिंग 33 डिग्री रहता है। पब्लिक बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम पिच आर स्लोप 33 डिग्री रहता है। मैक्सिमम विथ ऑफ स्टेयर इन कॉमर्शियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग में, कॉमर्शियल बिल्डिंग में मैक्सिमम विथ स्टेयर्स की 1 मीटर रहती है। मैक्सिमम विथ ऑफ स्टेयर इन कॉमर्शियल बिल्डिंग 1 मीटर। हेडरूम मस्ट बी, हेडरूम मस्ट बी नॉट लेस देन 2.05 मीटर। जो हेडरूम है, जो हेडरूम है वो हमारा 2.05 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आगे हमारा रिलेशन बिटवीन राइजर एंड ट्रेड में, राइजर और ट्रेड में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं हम लोग। 2r प्लस टी इक्वल टू 60 होता है, जहाँ आर राइजर और टी ट्रेड है। तो 2r प्लस टी इक्वल टू 60 होता है। r प्लस टी इक्वल टू 40 प्लस 45 होता है, r प्लस टी इक्वल टू 40 प्लस 45 होता है। r इंटू टी इक्वल टू 400 टू 450 होता है, यानी r इंटू टी इक्वल टू 400 से 450 होता है। वेयर r क्या राइज इन सेंटीमीटर है, r राइज इन सेंटीमीटर, t ट्रेड इन सेंटीमीटर में है। आगे हम देखते हैं, इन पब्लिक बिल्डिंग द मैक्सिमम राइजर इज लिमिटेड टू 15 सेंटीमीटर। पब्लिक बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग में मैक्सिमम राइजर इज लिमिटेड टू, राइजर की मैक्सिमम वैल्यू पब्लिक बिल्डिंग में 15 सेंटीमीटर होती है। इन केस ऑफ स्टेट स्टेयरकेस, इन केस ऑफ स्टेट स्टेयरकेस, स्टेट स्टेयरकेस के केस में नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ राइजर माइनस 1, नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ राइजर माइनस 1। इन केस ऑफ वन लैंडिंग एंड टू फ्लाइट, वन लैंडिंग और टू फ्लाइट के केस में नंबर ऑफ ट्रेड कितना होता है, नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ राइजर माइनस 2। यानी अगर हमारा केस स्टेयर, अगर हमारा केस स्टेट स्टेयर केस है तो नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ राइजर माइनस 1। अगर हमारा केस वन लैंडिंग और टू फ्लाइट का है तो नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ राइजर माइनस 2 होता है। स्टेयर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, स्टेयर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टेयर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप्स, स्टेप्स क्या होता है, इट इज ए पोर्शन ऑफ, इट इज ए पोर्शन ऑफ स्टेयरवे कंप्राइजिंग द ट्रेड एंड राइजर। ये पोर्शन होता है स्टेयरवे का कंप्राइजिंग करने के लिए ट्रेड और राइजर के बीच में। ट्रेड क्या होता है,
ट्रेड इट इज द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्टेप, इट इज द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्टेप। ट्रेड जो होता है स्टेप का हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। राइजर क्या होता है, राइजर वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप, राइजर स्टेप का वर्टिकल पोर्शन होता है जबकि ट्रेड हमारा हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। निवल क्या होता है, यूजुअली प्रोवाइडेड एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए फ्लाइट, निवल को प्रोवाइड किया जाता है फ्लाइट के टॉप में या बॉटम में। अगर हमारा बैलुस्टर है, बैलुस्टर क्या होता है, वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द हैंड रेल, वह वर्टिकल मेंबर जो हैंड रेल को सपोर्ट करता है उसको बैलुस्टर बोलते हैं। उसके बाद है बलुस्ट्रेड, बलुस्ट्रेड क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड रेल एंड निवल पोस्ट एंड बलिस्टर्स, यानी हैंड रेल निवल पोस्ट, हैंड रेल निवल पोस्ट और बलिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है बलिस्टर बलिस्ट्रेड। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंजर्स, स्ट्रिंजर्स क्या होते हैं, इट इज़ ए स्लोपिंग वुडन मेंबर, इट इज़ ए स्लोपिंग वुडन मेंबर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्टेप्स, यानी स्टेप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्लोपिंग वुडन मेंबर जो दिए जाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रिंजर्स। स्ट्रिंजर्स क्या होते हैं, इट इज़ द स्लोपिंग वुडन मेंबर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्टेप्स, स्टेप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो स्लोपिंग वुडन मेंबर दिए जाते हैं उनको स्ट्रिंजर्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा रन, रन क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लूडिंग लैंडिंग, यानी रन होता है हमारा टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर, टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लूडिंग लैंडिंग, लैंडिंग को इंक्लूड करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लैंडिंग को इंक्लूड करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो टोटल लेंथ होता है स्टेयर का उसको हम लोग रन बोलते हैं। आगे हमारी टर्मिनोलॉजी है फ्लाइट, फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइट हमारा होता है कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप्स इन वन डायरेक्शन विदाउट एनी प्लेटफॉर्म सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स, यानी फ्लाइट हमारा कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप्स इन वन डायरेक्शन विदाउट एनी प्लेटफॉर्म सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म को बिना सेपरेट किए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टेप्स एक डायरेक्शन में जो दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लाइट। उसके बाद आता है नोजिंग, नोजिंग क्या होता है, इट इज़ द आउटर फ्रंट प्रोजेक्शन, इट इज़ द आउटर फ्रंट प्रोजेक्टिंग एज ऑफ द ट्रेड, ट्रेड का, ट्रेड का जो आउटर प्रोजेक्टिंग फ्रंट होता है, फ्रंट एज होता है उसको बोलते हैं नोजिंग, नोजिंग इज द आउटर फ्रंट प्रोजेक्टिंग एज ऑफ द ट्रेड। उसके बाद स्कोटिया, स्कोटिया क्या होता है, मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर नोजिंग टू ब्यूटिफाइड द एलिवेशन ऑफ स्टेप्स, मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर नोजिंग टू ब्यूटिफाई द एलिवेशन ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स के एलिवेशन को ब्यूटिफाई करने के लिए जो हमारी नोजिंग होती है उसको मोल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, उस पर मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर नोजिंग, नोजिंग पर जो मोल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एलिवेशन के स्टेप्स को, उसको हम लोग स्कोटिया बोलते हैं। आगे हमारा फ्लायर्स है, फ्लायर्स क्या होते हैं, इट इज़ ए स्ट्रेट स्टेप हैविंग ए पैरेलल एंड इक्वल विड्थ ऑफ ट्रेड और इट इज़ ए रेक्टेंगुलर स्टेप्स ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। तो फ्लायर्स क्या होते हैं, इट इज़ ए स्ट्रेट स्टेप हैविंग ए पैरेलल एंड इक्वल विड्थ ऑफ ट्रेड, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर स्टेप्स ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। तो फ्लायर्स हमारे रेक्टेंगुलर स्टेप्स होते हैं यूनिफॉर्म शेप और साइज के। इसके बाद ना वाइंडर, वाइंडर क्या होता है, वाइंडर क्या होता है, इट इज़ ए ट्रायंगुलर और वेज शेप्ड स्टेप्स दैट इज यूज्ड टू चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो ट्रायंगुलर, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर या वेज शेप स्टेप्स दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं विंडर, उनको बोलते हैं हम लोग विंडर। उसके बाद है लैंडिंग, लैंडिंग क्या होता है, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बिटवीन टू फ्लाइट्स, दो फ्लाइट्स के बीच में, दो फ्लाइट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था उसको लैंडिंग बोलते हैं। इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बिटवीन टू फ्लाइट्स, दो फ्लाइट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था उसको बोलते हैं लैंडिंग। आगे हमारा है स्पैंड्रिल, 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 a triangular framing under the outside sting of an open sting stair। ये क्या होता है, spandrel is a triangular framing under the outside sting of an open sting stair। लास्ट हमारा गोइंग, गोइंग क्या होता है,
इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव राइजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव राइजर्स दो कॉन्जिक्यूटिव राइजर्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं गोइंग। गोइंग इज ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव राइजर्स। यूज ऑफ वेरियस स्टेयर्स। अलग अलग टाइप की स्टेयर्स का यूज कहाँ किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम लोग किस टाइप के स्टेयर का यूज़ करते हैं। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम लोग डॉग लेग या स्ट्रेट फ्लाइट का यूज़ करते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में डॉग लेग या स्ट्रेट फ्लाइट या स्ट्रेट फ्लाइट का यूज़ करते हैं। पब्लिक बिल्डिंग में ओपन बेल या बाइफरकेटेड स्टेयरकेस का यूज़ करते हैं। पब्लिक बिल्डिंग में ओपन वेल या बाइफरकेटेड स्टेयरकेस का यूज़ करते हैं। टू गिव बेटर अपीयरेंस देने के लिए ज्योमेट्रिकल स्टेयर का यूज़ करते हैं। बेटर अपीयरेंस देने के लिए ज्योमेट्रिकल स्टेयर का यूज़ करते हैं। आगे हमारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स यूजिंग स्कैफोल्डिंग में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। वर्टिकल ट्यूब हेल्ड सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ट्रांसफर द लोड टू द ग्राउंड। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। वर्टिकल ट्यूब हेल्ड सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ट्रांसफर द लोड टू द ग्राउंड। यानी स्टैंडर्ड्स का काम क्या है। जो लोड है उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करना काम है स्टैंडर्ड्स का। ये क्या होता है। वर्टिकल ट्यूब हेल्ड सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल से एक सुटेबल डिस्टेंस पर वर्टिकल ट्यूब जो हेल्ड किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। दैट ट्रांसफर द लोड टू द ग्राउंड, जो लोड को ग्राउंड पर ट्रांसफर करते हैं उनको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। आगे हमारा लेजर्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल कनेक्टेड बिटवीन स्टैंडर्ड्स। लेजर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं कनेक्टेड बिटवीन स्टैंडर्ड्स को कनेक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पैरेलल टू द वॉल जो होते हैं उनको लेजर्स बोलते हैं। आगे हमारा पुटलॉक क्या होता है। पुटलॉक क्या होता है। दे आर एट राइट एंगल्स टू द वॉल के राइट एंगल्स पे होते हैं हमारे पुटलॉक्स। दे आर एट राइट एंगल्स टू द वॉल के राइट एंगल पर होते हैं हमारे पुटलॉक्स। वॉल के राइट एंगल्स पे होते हैं हमारे पुटलॉक्स। आगे हमारा ट्रांसम और बियरर नहीं बियरर। ट्रांसम और बियरर ये क्या होते हैं। ट्रांसम और बियरर it is used to support standards and placed at right angle to the lasers। ट्रांसम या बियरर यूज़ किए जाते हैं टू सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसम या बियरर का यूज़ किया जाता है। एंड प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द लेजर्स के राइट एंगल पर इन्हें प्लेस किया जाता है। ट्रांसम या बियरर्स को यूज़ किया जाता है सपोर्ट करने के लिए इसको स्टैंडर्ड्स को इनको प्लेस किया जाता है राइट एंगल पर टू द लेजर्स। आगे हमारा डायगोनल ब्रेसेस to increase the strength of basic structure to carry more loads। डायगोनल ब्रेसेस दिए जाते हैं क्यों। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए डायगोनल ब्रेसेस दिए जाते हैं। टू कैरी मोर लोड, ज़्यादा लोड कैरी करने के लिए जो है डायगोनल ब्रेसेस दिए जाते हैं। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ताकि वो ज़्यादा लोड को कैरी कर सके। आगे हमारा है सोरिंग क्या होता है। सोरिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। एक अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया टेम्परेरी स्ट्रक्चर सोरिंग कहलाता है। सोरिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। एक अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन सोरिंग कहलाता है। आगे हमारा अंडर पाइपिंग नहीं पाइनिंग।
अंडरपाइनिंग क्या होता है? अंडरपाइनिंग इज अ मेथड फॉर रिपेयर एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशंस को अंडर अंडरपाइनिंग इज अ मेथड ऑफ फॉर रिपेयर एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और उन्हें रिपेयर करने के लिए, बिल्डिंग फाउंडेशन को रिपेयर करने के लिए और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए अंडरपाइनिंग का यूज़ किया जाता है। अंडरपाइनिंग का यूज़ किया जाता है, मेथड है अंडरपाइनिंग। आगे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स। डोर्स के कौन से कंपोनेंट होते हैं? वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है फ्रेम और चौखट। फ्रेम या चौखट क्या होती है? तो ए वुडन स्ट्रक्चर मेड विथ टू वर्टिकल मेंबर्स known as post and one top horizontal member known as head is called door frame और चौखट। यानी ए वुडन स्ट्रक्चर, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर मेड विथ टू वर्टिकल मेंबर, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर जिसमें दो वर्टिकल मेंबर है जिन्हें पोस्ट कहा जाता है और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है टॉप पर। वन टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर नोन एज हेड, जिसे हेड बोला जाता है। टॉप पे जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको हेड बोलेंगे और जो वर्टिकल मेंबर है उनको पोस्ट बोलेंगे। इन सबको ऐड करके एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको चौखट या फ्रेम बोलते हैं, डोर फ्रेम या चौखट बोलते हैं। आगे हमारा हॉर्न। हॉर्न क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द हेड एंड सिल ऑफ ए फ्रेम। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द हेड एंड सिल ऑफ फ्रेम। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है हेड का और सिल ऑफ द फ्रेम जो होती है उसको हॉर्न बोलते हैं। इसके बाद है रिवेट। रिवेट क्या होता है? इट इज़ द कट और डिप्रेशन इन डोर्स फ्रेम फॉर फिटिंग द शटर। रिवेट क्या है? इट इज़ द कट और डिप्रेशन इन डोर फ्रेम टू फिटिंग द शटर। शटर को फिट करने के लिए डोर में जो कट डिप्रेशन बनाए जाते हैं उनको हम लोग रिवेट बोलते हैं। रिवेट क्या है? कट और डिप्रेशन इन डोर फ्रेम में कट या डिप्रेशन जो शटर को फिट करने के लिए बनाए जाते हैं उनको रिवेट बोलते हैं। उसके बाद हमारा ट्रांसम। ट्रांसम क्या होता है? Transom is defined as the horizontal member of a frame that is employed to horizontally subdivide a window opening. Transom is defined as the horizontal member of a frame that is employed to horizontally subdivide a window opening. A window opening को subdivide करने के लिए, एक विंडो ओपनिंग को सब डिवाइड करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर फ्रेम में प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसम। ट्रांसम क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ट्रांसम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो एक विंडो ओपनिंग को सब डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली। आगे हमारा मूलियन। मूलियन क्या होता है उसको देखते हैं। मूलियन वर्टिकल इंटरमीडिएट मेंबर ऑफ द फ्रेम विच डिवाइड द डोर विंडो वर्टिकली। यानी मूलियन एक इंटरमीडिएट मेंबर है, वर्टिकल इंटरमीडिएट मेंबर ऑफ द फ्रेम। मूलियन हमारा वर्टिकल इंटरमीडिएट मेंबर है फ्रेम का जो डोर या विंडो को वर्टिकली डिवाइड करता है। अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जा रहा है, सब डिवाइड किया जा रहा है विंडो या ओपनिंग को तो उसको ट्रांसम बोलते हैं। अगर वर्टिकली डिवाइड किया जा रहा है तो उसको मूलियन बोलते हैं। इसके बाद है पोस्ट। हमारा पोस्ट क्या होता है? दीज आर वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंप्रेशन मेंबर ऑफ फ्रेम दैट सपोर्ट द शटर ऑफ द डोर। पोस्ट हमारे वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंप्रेशन मेंबर होते हैं। पोस्ट हमारे वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंप्रेशन मेंबर फ्रेम के होते हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको? जो सपोर्ट करते हैं शटर ऑफ द डोर, यानी डोर के शटर को सपोर्ट करने के लिए जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंप्रेशन मेंबर दिए जाते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट। आगे हमारा सिल। सिल क्या होता है उसको देखते हैं। इट इज़ द बॉटम मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट्स ऑफ डोर और विंडो। यह डोर या विंडो का बॉटम मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, यानी सबसे नीचे का हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है, सबसे नीचे पोर्शन है बॉटम मोस्ट पोर्शन जो होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट के रूप में उसको डोर या विंडो पर उसको सिल बोलते हैं। इसके आगे हमारा रिवील है। रिवील क्या होता है उसको देखते हैं। रिवील क्या होता है? द एक्सटर्नल जैम ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल्स टू द वॉल फेस इज नोन एज रिवील। रिवील क्या है? द एक्सटर्नल जैम्स ऑफ द डोर
डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल। एक्सटर्नल जैम होते हैं डोर या विंडो के जो ओपनिंग होती है जिनकी राइट एंगल पर, राइट एंगल टू द फेस, फेस के राइट एंगल पर, फेस के राइट एंगल पर इनकी ओपनिंग होती है, उनको बोलते हैं रिवील। रिवील इज द एक्सटर्नल जैम ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल टू द फेस टू द वॉल फेस इज नोन एज रिवील। उसके बाद जैम, जैम क्या होता है उसको देखते हैं। जैम, दिस इज द वर्टिकल फेस, this is the vertical wall face of an opening which supports the frame. Jam is the vertical wall face. Jam is the vertical wall face of an opening which supports the frame. Vertical wall face एक किसी ओपनिंग की जो सपोर्ट करती है किसको, फ्रेम को। उसके बाद हमारा शटर और लीफ, शटर और लीफ ये क्या होता है उसको देखते हैं। डोर शटर इज एन असेंबली ऑफ स्टाइल पैनल एंड रेल। डोर शटर इज एन असेंबली ऑफ स्टाइल पैनल और रेल। शटर और लीफ, तो डोर शटर क्या होता है, एक असेंबली होता है किसका, स्टाइल पैनल और रेल का। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल क्या होता है उसको देखते हैं। स्टाइल है वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर विदाउट एनी जॉइंट इज नोन एज स्टाइल। वर्टिकल आउटसाइड मेंबर, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर्स विदाउट एनी जॉइंट इज नोन एज स्टाइल। यानी वर्टिकल आउटर मेंबर, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर, शटर का आउटर वर्टिकल वर्टिकल आउटसाइड मेंबर, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर विदाउट एनी जॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। उसके बाद आता है रॉक, लॉक रेल। लॉक रेल क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। इट इज मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर, इट इज मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर इन विच लॉक लॉक इज फिक्स्ड। यानी ये हमारा मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जहाँ पर लॉक को लगाया जाता है, ताला का ताले को लगाया जाता है, उसको बोलते हैं लॉक रेल। इसकी विड्थ होती है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है हमारा पैनल। पैनल क्या होता है, एरिया ऑफ शटर इनक्लोज्ड बिटवीन द एडजेसेंट रेल्स इज कॉल्ड पैनल। यानी एरिया ऑफ शटर इनक्लोज्ड बिटवीन द एडजेसेंट रेल्स, यानी जो हमारी रेल्स होती हैं उनके चारों और के इनक्लोज एक जो एरिया का शटर होता है उसको पैनल बोलते हैं। तो एरिया ऑफ शटर इनक्लोज्ड बिटवीन द एडजेसेंट रेल्स इज कॉल्ड पैनल, उसको बोलते हैं पैनल। आगे हमारा है सेस बार और ग्लेजिंग बार। सेस बार और ग्लेजिंग बार, it is a strip of wood or metal separating and holding glass panel in a window. सेस बार और ग्लेजिंग बार क्या होता है, it is a strip of wood, it is a strip of wood or metal separating and holding glass panels in window। ये क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है वुड या मेटल की जो सेपरेट करती है किसको, ये सेपरेट करती है, होल्ड करती है ग्लास पैनल्स को विंडो में। ग्लास पैनल्स को होल्ड करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए वुड या मेटल की जो स्ट्रिप यूज की जाती है उसको बोलते हैं सेस बार या ग्लेजिंग बार। आगे हमारा है मैक्सिमम बिल्टअप एरिया, मैक्सिमम बिल्टअप एरिया फॉर ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम बिल्टअप एरिया कितना होता है। अगर हमारा प्लॉट एरिया 200 मीटर स्क्वायर से कम है या 200 मीटर स्क्वायर तक है, 200 मीटर स्क्वायर से कम है, अगर हमारा प्लॉट एरिया 200 मीटर स्क्वायर से कम है तो मैक्सिमम बिल्टअप एरिया हमारा 60% होता है प्लॉट एरिया का। अगर हमारा प्लॉट एरिया 200 मीटर स्क्वायर से कम है तो हमारा मैक्सिमम बिल्टअप एरिया 60% यानी 60% होता है किसका, प्लॉट एरिया का। अगर हमारा प्लॉट एरिया 200 से 500 मीटर स्क्वायर है, अगर प्लॉट एरिया 200 से 500 मीटर स्क्वायर है तो 50% उसका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया होता है प्लॉट एरिया का। अगर हमारा प्लॉट एरिया 500 से 1000 मीटर स्क्वायर तक है, अगर हमारा प्लॉट एरिया 500 से 1000 मीटर स्क्वायर तक है तो उसका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया 40% होता है। 500 से 1000 मीटर स्क्वायर का प्लॉट अगर आपके पास है तो उसका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया 40% ऑफ द प्लॉट एरिया होता है। अगर प्लॉट एरिया 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, अगर प्लॉट एरिया 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो मैक्सिमम बिल्टअप एरिया 33.33% होता है। यानी अगर आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर का एक प्लॉट एरिया है तो हम उस पर केवल बिल्डिंग बना सकते हैं 33.33% एरिया पर, प्लॉट एरिया के। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। वॉल की क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। सॉलिड वॉल,
विथ पियर्स, ये प्लास्टर्स। सॉलिड वॉल विथ पियर्स, ये प्लास्टर्स, उसको बोलते हैं पार्टीशन वॉल। नॉन लोडिंग बियरिंग वॉल होती है। लोड बियरिंग वॉल, लोड बियरिंग वॉल जो होती है हमारी, लोड बियरिंग वॉल दो क्लासिफिकेशन किया गया वॉल का, लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल। तो लोड बियरिंग वॉल हमारी है सॉलिड वॉल विथ पियर्स, नॉन लोड बियरिंग वॉल हमारी होती है पार्टीशन वॉल। लोड बियरिंग वॉल हमारी है विनियर्ड वॉल, विनियर्ड वॉल हमारी लोड बियरिंग वॉल होती है, जबकि पैनल वॉल जो होती है हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है। नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है पार्टीशन वॉल, पैनल वॉल, जबकि लोड बियरिंग में आई सॉलिड वॉल विथ पियर्स और विनियर्ड वॉल। कैविटी वॉल, कैविटी वॉल कैसी वॉल हमारी, कैविटी वॉल हमारी लोड बियरिंग वॉल है, कैविटी वॉल हमारी लोड बियरिंग वॉल है, लोड बियरिंग वॉल है। कैविटी वॉल हमारी लोड बियरिंग वॉल है, इसको नॉन लोडिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। कैविटी वॉल हमारी लोड बियरिंग वॉल है। सॉलिड वॉल भी हमारी लोड बियरिंग वॉल है। नॉन लोड बियरिंग वॉल हमारी फ्री स्टैंडिंग वॉल, हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल है। कर्टेन वॉल, कर्टेन वॉल भी हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल है। डोर और विंडो की डायमेंशंस के बारे में देखेंगे हम लोग। डोर्स फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो डोर होती है उनका साइज दिया गया है। एक्सटर्नल डोर का साइज है हमारा, 1 मीटर होता है। इंटरनल डोर का साइज होता है 0.9 या 1 × 2। डोर्स फॉर बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेट, बाथरूम और वाटर क्लोजेट के लिए जो डोर है उनका डायमेंशन है 0.7 × 2 से 0.7 × 2 से 0.8 × 2। पब्लिक बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, इन सब के लिए क्या होता है डायमेंशन। तो स्कूल के लिए 1.2 × 2 मीटर, स्कूल के लिए 1.2 × 2 मीटर, हॉस्पिटल के लिए 1.2 × 2.1 मीटर, हॉस्पिटल के लिए 1.2 × 2.1 मीटर, जबकि लाइब्रेरी के लिए 1.2 × 2.25 मीटर, लाइब्रेरी के लिए 1.2 × 2.25 मीटर, स्कूल के लिए 1.2 × 2, हॉस्पिटल के लिए 1.2 × 2.1, लाइब्रेरी के लिए 1.2 × 2.25। आगे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डोर, कौन सा डोर का कहाँ यूज करते हैं ये हम लोग देखेंगे। यूज फॉर डोर, रिवॉल्विंग डोर का यूज कहाँ करते हैं, तो रिवॉल्विंग डोर का यूज करते हैं पब्लिक बिल्डिंग इन एसी बिल्डिंग्स में। रिवॉल्विंग डोर का यूज करते हैं पब्लिक बिल्डिंग और एसी बिल्डिंग्स के बीच में। स्लाइडिंग डोर्स का यूज कहाँ करते हैं, स्लाइडिंग डोर्स का यूज करते हैं बैंक ऑफिस गैरेज, वर्कशॉप और एसी बिल्डिंग्स में स्लाइडिंग डोर्स का यूज करते हैं। ग्लेज्ड और पैनल्ड डोर्स का यूज करते हैं रेजिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग में। रोलिंग स्टील या शटर का यूज करते हैं, रोलिंग स्टील या शटर का यूज करते हैं गैरेज, गोडाउन्स और शॉप्स में। रोलिंग स्टील या शटर का यूज करते हैं गैरेज, गोडाउन्स या शॉप्स के लिए। स्विंगिंग डोर्स का यूज कहाँ करते हैं, स्विंगिंग डोर्स का यूज करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। लोवर्ड डोर्स का यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड इन टॉयलेट्स ऑफ पब्लिक एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पब्लिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में यूज करते हैं लोवर्ड डोर्स का। कोलैप्सिबल डोर्स का यूज कहाँ करते हैं, वर्कशॉप, सेट्स और वेयर हाउस में कोलैप्सिबल डोर्स का यूज किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विंडो। तो सीजमेंट विंडो है, इसको बोलते हैं सीजमेंट विंडो, कैसमेंट विंडो, कैसमेंट विंडो, ये कैसमेंट विंडो कहलाती है। यहाँ पे ये स्टाइल है, इसको स्टाइल बोलते हैं, ये स्टाइल है, ये हेड है, इसको बोलते हैं सिल या सिल है।
आगे ये है पाइवोट और रिवॉल्विंग विंडो, पाइवोटेड या रिवॉल्विंग विंडो ये हमारी पाइवोटेड या रिवॉल्विंग विंडो है। ये हमारी बे आर प्रोजेक्टेड विंडो है, ये हमारी बे आर प्रोजेक्टेड विंडो है, बे विंडो या प्रोजेक्टेड विंडो कहेंगे इसको। ये हमारी क्लियर स्टोरी बिल्डिंग है, ये हमारी क्लियर स्टोरी विंडो है, बिल्डिंग नहीं विंडो, ये हमारी क्लियर स्टोरी विंडो है, क्लियर स्टोरी विंडो, ये सिल है और ये हिंज टॉप है। ये हमारी गैबल विंडो है, 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 इसको डॉर्मर विंडो बोलते हैं, इसको डॉर्मर विंडो बोलते हैं। ये हमारी गैबल विंडो है, ये गैबल विंडो है, ये गैबल विंडो है और ये हमारी डॉर्मर विंडो कहलाती है। ये स्काईलाइट विंडो है, ये हमारी स्काईलाइट विंडो है। आगे देखते हैं। ये हमारी फैन लाइट विंडो है, ये हमारी फैन लाइट विंडो है, ये हमारी फैन लाइट विंडो है, ये लोवर्ड विंडो है, ये लोवर्ड विंडो है, ये हमारी लैंटर्न विंडो है, ये हमारी लैंटर्न विंडो है। इस टाइप की विंडो को लैंटर्न विंडो बोलते हैं। ये हमारी वेंटिलेटर विंडो है, ये हमारी वेंटिलेटर विंडो है। आगे देखते हैं। टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू रूफ से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। रूफ से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स की बात हैं। ईव्स क्या होता है? बॉटम एज ऑफ द पिच्ड रूफ सरफेस। ईव्स बॉटम एज ऑफ द पिच्ड रूफ सरफेस व्हिच इज प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द वॉल के बियॉन्ड जो प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है, बॉटम एज ऑफ द पिच्ड रूफ, बॉटम एज ऑफ द पिच्ड रूफ सरफेस व्हिच इज प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द वॉल, उसको बोलते हैं ईव्स। उसके बाद आता है वैली। वैली क्या होता है? वैली क्या होता है? इट इज ए acute or internal angle. It is a acute or internal angle or a gutter found by the intersection of two sloping roofs. Two sloping roof planes. दो sloping roof planes को intersection करने पर, दो sloping roof planes को intersect करने पर जो इमेज बनता है उसको वैली बोलते हैं। It is a acute or internal angle or a internal angle or a gutter formed. ये वैली हमारा इंटरनल एंगल होता है। वैली इज ए acute और इंटरनल एंगल ऑफ ए गटर फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोपिंग रूफ प्लेन्स। दो स्लोपिंग रूफ प्लेन्स को इंटरसेक्ट करने पर दो स्लोपिंग रूफ प्लेन्स को इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल फॉर्म होता है उसको वैली बोलते हैं। उसके बाद होता है हिप। हिप क्या होता है उसको देखते हैं। A ridge or line of intersection of sloping roof surface having an exterior angle greater than 180 degree. Hip is a ridge. Hip is a ridge or line of intersection of sloping roof surface having exterior angle greater than 180. हिप है, ये रिज लाइन होती है। हिप एक रिज या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्लोपिंग रूफ होती है, रूफ सरफेस हैविंग एक्सटेरियर एंगल, जिसका एक्सटेरियर एंगल ग्रेटर देन 180 होता है। इसके बाद आते हैं गैबल। गैबल क्या होता है? A triangular shaped end portion of a pitched roof is called gable end. गैबल क्या होता है? A triangular shaped end portion of a pitched roof is called gable end. यानी एक ट्रायंगुलर शेप्ड एंड पोर्शन ऑफ ए पिच्ड रूफ, एक पिच्ड रूफ का ट्रायंगुलर शेप्ड एंड पोर्शन है, उसको गैबल एंड बोलते हैं। उसके बाद वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है उसको देखते हैं। वर्ड्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। रनिंग वर्ड्स रनिंग बिटवीन द eaves and ridge and projecting beyond the gable end of the pitched roof is termed as words. Running between the eaves and ridge, running between the eaves and ridge and projecting beyond the gable end of the pitched roof is termed as words. इसको वर्ड्स बोलते हैं। क्या होता है? रनिंग होता है between eaves and ridge के बीच में, projecting beyond the gable of the pitched roof is termed as words. टाइप्स ऑफ रूफ देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रूफ।
तो ये हमारा लीन ऑफ रूफ है, लीन टू रूफ, टाइप्स ऑफ रूफ। ये लीन टू रूफ है, ये लीन टू रूफ है, ये कपल्ड रूफ है, ये कपल्ड रूफ है, ये कपल्ड रूफ है, ये हमारा कपल क्लोज्ड रूफ है, ये हमारा कपल क्लोज्ड रूफ है, कपल क्लोज्ड रूफ। ये हमारा कॉलर बीम रूफ है, ये कॉलर बीम रूफ, ये हमारा कॉलर बीम रूफ है। ये हमारा किंग पोस्ट रूफ ट्रस है, किंग पोस्ट रूफ ट्रस। ये हमारा क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस है, ये हमारा क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस है। तो किंग में हमारे ये इंक्लाइन मेंबर होते हैं, जबकि क्वीन में हमारे वर्टिकल मेंबर होता है, ये वर्टिकल मेंबर होता है। और हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है क्वीन में, जबकि किंग में हमारा ये इंक्लाइन मेंबर और वर्टिकल मेंबर होता है। आगे देखते हैं हम लोग, लीन टू रूफ हो गया, कपल रूफ हो गया, कपल क्लोज्ड रूफ हो गया। उसके बाद हमारा कॉलर बीम रूफ हो गया, किंग पोस्ट रूफ ट्रस हो गया, फिर क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस हो गया। आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं मस्टर्ड रूफ। ये हमारा मस्टर्ड रूफ है, ये हमारा मस्टर्ड रूफ है। उसके बाद हिप रूफ है, ये हिप रूफ है, हिप पे ग्रिज लाइन बन रही है। उसके बाद हमारा गैबल रूफ है, ये हमारा गैबल रूफ है, ये गैबल रूफ है। उसके बाद हमारा ये गैम्ब्रेल रूफ है, गैबल रूफ है, ये हमारा गैम्ब्रेल रूफ है, ये गैम्ब्रेल रूफ है। साइज ऑफ टिम्बर चौखट, टिम्बर चौखट की साइज कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं हम लोग। साइज ऑफ टिम्बर चौखट, तो डोर्स के लिए टिम्बर चौखट की साइज होती है हमारी 8 इंटू 10 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 सेंटीमीटर से 10 इंटू 12 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 सेंटीमीटर से 10 इंटू 12 सेंटीमीटर। इसका जो विंडो की चौखट कितनी होती है, विंडो की चौखट होती है 8 इंटू 8 सेंटीमीटर से 8 इंटू 10 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 सेंटीमीटर से 8 इंटू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है हमारा वेंटिलेटर। वेंटिलेटर की चौखट होती है 8 इंटू 8 सेंटीमीटर, वेंटिलेटर की चौखट होती है 8 इंटू 8 सेंटीमीटर। इसके बाद है विंडो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकेटेड ऑन नॉर्थन साइड, मैक्सिमम डे लाइट अवेलेबल। तो विंडो कहाँ पे होती है, तो नॉर्थ साइड में होती है। विंडो कहाँ पे लोकेट होती है, नॉर्थ साइड में। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डे लाइट अवेलेबल रहती है। तो विंडो हमारी नॉर्थ साइड में लोकेटेड होती है, मैक्सिमम डे लाइट अवेलेबल है जिससे। उसके बाद हमारा मिनिमम विंडो एरिया ऑफ रूम, मिनिमम विंडो एरिया, तो 1/8 ऑफ टोटल फ्लोर एरिया ऑफ रूम। विंडो एरिया मिनिमम कितना रहना चाहिए, 1/8 ऑफ टोटल फ्लोर एरिया ऑफ रूम। जो रूम का टोटल फ्लोर एरिया होता है उसका 1/8 रहना चाहिए हमारा विंडो। उसके बाद आता है टोटल एरिया ऑफ विंडो ऑफ रूम, टोटल एरिया ऑफ विंडो कितनी रहनी चाहिए, 10 से 20% ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ रूम। रूम की फ्लोर एरिया का 10 से 20% तक विंडो टोटल रह सकता है। उसके अगला हमारा है पब्लिक बिल्डिंग में मिनिमम एरिया ऑफ विंडो 20% ऑफ टोटल फ्लोर एरिया। यानी अगर हमारा पब्लिक बिल्डिंग है तो उसमें हमारा जो मिनिमम एरिया विंडो कितना रहना चाहिए, 20% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्म रिलेटेड टू द सरफेस फिनिशिंग से रिलेटेड टर्म्स है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। सरफेस फिनिशिंग से रिलेटेड, तो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, सरफेस फिनिशिंग से रिलेटेड टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो डोबिंग क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फिलिंग द हॉलो स्पेसेस ऑफ द बैकग्राउंड बिफोर अप्लाइंग द प्लास्टर को अप्लाई करने से पहले जो हमारे हॉलो स्पेसेस होते हैं उनको फिल करने की प्रोसेस डोबिंग कहलाती है। डोबिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फिलिंग द हॉलो स्पेसेस ऑफ द बैकग्राउंड बिफोर अप्लाइंग द प्लास्टर। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग when the background surfaces make rough to act as key for plastering is called hacking।
हैकिंग या हैचिंग। हैकिंग क्या है? व्हेन द बैकग्राउंड सरफेस इज मेक्ड रफ टू एक्ट एज की फॉर प्लास्टरिंग इज कॉल्ड हैकिंग या हैचिंग बोलते हैं उसको। यानी प्लास्टर करने से पहले जो सरफेस होता है, बैकग्राउंड होता है, उसको रफ किया जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हैकिंग या हैचिंग या हैकिंग। इसके बाद हमारा ब्लिस्टरिंग और ब्लोइंग। ब्लिस्टरिंग ब्लिस्टिंग और ब्लोइंग। इट इज़ द फिनोमिना इट इज़ द phenomena of swelling out of the small patches of the finished plaster surface. Blistering or blowing, it is a phenomena of swelling out of the small patches on the finished plaster surface. Finished plaster surface पर जब हमारे कुछ पैचेज, स्मॉल पैचेज बन जाते हैं स्वेलिंग के कारण, उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग या ब्लोइंग। आगे हमारा क्रेजिंग। क्रेजिंग क्या होता है उसको समझेंगे। क्रेजिंग एक्सट्रीमली फाइन क्रैक्स ओवर द प्लास्टर्ड सरफेस। प्लास्टर्ड सरफेस पर जो बहुत महीन क्रैक बन जाते हैं उनको बोलते हैं क्रेजिंग। प्लास्टर्ड सरफेस पर बहुत महीन क्रैक बन जाते हैं उनको बोलते हैं क्रेजिंग। इसके बाद है पीलिंग। पीलिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्लास्टर फ्रॉम द बैकग्राउंड। रिमूवल ऑफ प्लास्टर फ्रॉम द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से प्लास्टर के रिमूवल को पीलिंग बोलते हैं। अगर हमारा प्लास्टर छूट रहा है बैकग्राउंड से, उसको पीलिंग बोलेंगे। उसके बाद है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग क्या होता है? A pattern of joints or similar breaks in the continuity of the surface is called graining. A pattern of joints or similar breaks in the continuity of plaster surface is called graining. यानी एक पैटर्न ऑफ जॉइंट, ये एक जॉइंट्स का पैटर्न या सिमिलर ब्रेक्स इन द कॉन्टिन्यूस ऑफ द सरफेस पर जो सिमिलर ब्रेक्स होते हैं कंटिन्यूटी में सरफेस पर, उसको बोलते हैं ग्रेनिंग। ये एक पैटर्न होता है जॉइंट्स का जो सरफेस पे दिखते हैं कंटिन्यूस, उसको बोलते हैं ग्रेनिंग। आगे हमारा गेजिंग। गेजिंग क्या होता है उसको देखते हैं। गेजिंग प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टर इज कॉल्ड गेजिंग। यानी प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टर इज कॉल्ड गेजिंग। प्लास्टर के अलग अलग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको मिक्स करना गेजिंग कहलाता है। इसके बाद हमारा फ्लैकिंग। फ्लैकिंग क्या होता है? फ्लैकिंग scaling away of plaster patches due to the absence or failure of the adhesion with the previous coat. Flaking क्या है? Scaling away of plaster patches due to the absence or failure of the adhesion with the previous coat. यानी पहले से जो कोट किया गया है उससे फेलियर ऑफ द adhesion कर उसका फेल हो जाना। अगर हमारा जो पहले कोट किया गया है वो फेल हो जाता है तो उसके कारण जो स्केलिंग अवे प्लास्टर के पैचेस जो छूटने लगते हैं, दूर हटने लगते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैकिंग। इसके बाद है बुल मार्क। बुल मार्क क्या हमारा? ए स्मॉल रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल मार्क यूज्ड टू इंश्योर थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। ए small rectangular or hexagonal mark used to ensure thickness of plastering is uniform। यानी प्लास्टरिंग की जो थिकनेस है उसको यूनिफॉर्म इंश्योर करने के लिए बुल मार्क दिया जाता है। जो प्लास्टर है उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है कि नहीं, ये इंश्योर करने के लिए बुल मार्क दिया जाता है। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल मार्क होता है, छोटा स्मॉल रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल मार्क होता है। आगे देखेंगे हम लोग। स्कर्टिंग क्या होता है? इसको देखते हैं हम लोग। A special treatment provided on plastered wall at the bottom-most part of the interior wall up to 15 cm height from the floor level। यानी फ्लोर लेवल से 15 सेंटीमीटर हाइट तक एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है प्लास्टर्ड सरफेस को बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर वॉल की बॉटम मोस्ट पार्ट में 15 सेंटीमीटर का फ्लोर लेवल से एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं स्कर्टिंग। आगे हमारा डैडो क्या होता है उसको देखते हैं।
Dado, it is same as skirting. Only difference is height. That is up to 1.5 meter from floor level. Dado skirting का ही स्कर्टिंग की तरह ही होता है। डैडो हमारा स्कर्टिंग की तरह होती है, मतलब ये भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड ऑन प्लास्टर वॉल एट द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर वॉल अप टू 15 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द लेवल। यानी इसमें डिफरेंस क्या है कि तो हाइट का डिस्टेंस है, बाकी दोनों सेम ही है। स्कर्टिंग और डैडो में केवल हाइट का डिस्टेंस है, डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। यानी डैडो को भी प्रोवाइड किया जाता है कहाँ, टॉपर मोस्ट बॉटम मोस्ट पार्ट में प्रोवाइड किया जाता है प्लास्टर सरफेस के इंटीरियर वॉल में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसकी हाइट कितनी होती है, तो डैडो की हाइट होती है 1.5 मीटर। डैडो की हाइट होती है 1.5 मीटर, जबकि स्कर्टिंग की हाइट कितनी होती है 15 सेंटीमीटर। जब केवल हाइट का डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही है। जनरली इट इज़ डन इन बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट। डैडो डैडो जनरली कहाँ किया जाता है, बाथरूम और वाटर क्लोजेट में। इसके बाद हमारा स्टॉपिंग आता है। स्टॉपिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑल नेल होल्स क्रैक्स विद पुट्टी। पुट्टी से जो हमारे नेल होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनको फिल करने की प्रोसेस स्टॉपिंग कहलाती है। स्टॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑल नेल होल्स क्रैक्स विद पुट्टी। इसके बाद स्क्रीड। स्क्रीड क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। स्क्रीड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल्ड स्ट्रिप प्लेस्ड ऑन ए वॉल सरफेस एज ए गाइड फॉर द इवन application of plaster. Horizontal and vertical leveled strip placed on a wall surface as a guide for the even application of plaster. यानी प्लास्टर इवन हो इसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल्ड स्ट्रिप प्लेस की जाती है वॉल सरफेस पर। तो ये गाइड करती है कि हमारा प्लास्टर जो है वो इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको स्कीड बोलते हैं। स्कीड आर आल्सो यूज टू चेक द थिकनेस ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर की थिकनेस को यूज़ करने के लिए भी स्कीड्स का यूज़ किया जाता है। स्कीड्स का यूज़ प्लास्टर की थिकनेस को यूज़ करने के लिए थिकनेस चेक करने के लिए भी किया जाता है। और हमारा प्लास्टर एप्लीकेशन इवनली हो रहा कि नहीं हो रहा, ये भी जानने के लिए हम लोग स्कीड का यूज़ करते हैं। आगे हमारा स्कीडिंग है। स्कीडिंग क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस। यूनिफॉर्म सरफेस से हम्प और हॉलोज को रिमूव करने की प्रोसेस को, ऑपरेशन को स्कीडिंग बोलते हैं। आगे हमारा क्या है, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। रिवर्बरेशन इज मल्टीपल रैंडम ब्लेंडेड रिपीटेशंस ऑफ ए साउंड। रिवर्बरेशन इज मल्टीपल रैंडम ब्लेंडेड रिपीटेशंस ऑफ ए साउंड। यानी रिवर्बरेशन क्या है, मल्टीपल रैंडम ब्लेंडेड रिपीटेशंस ऑफ साउंड, यानी साउंड का मल्टीपल रैंडम ब्लेंडेड टाइप में रिपीट होना रिवर्बरेशन कहलाता है। Reverberation is depend only on the volume of a space, and the acoustically absorptive quality of the roof finishes. Reverberation reverberation is dependent only on the volume of a space. ये किस पर डिपेंड करता है, केवल डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ए स्पेस पर, and the acoustically absorptive quality of the room finishes. उसके बाद आता रिवर्बरेशन टाइम। ये क्या होता है, टाइम बिटवीन द साउंड एनर्जी टू डिके बाय 60 डेसिबल आफ्टर द साउंड सरफेस हैज स्टॉप्ड। टाइम बिटवीन द साउंड एनर्जी Time between the sound energy to decay by 16 decibel after the sound surface has stopped, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड देयर यूज। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, ये हम लोग इसमें देखेंगे।
तो पहला हमारा एक्सकावेटर है, एक्सकावेटर्स। इनका काम होता है डिगिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड ड्रिलिंग। एक्सा एक्स एक्सकावेटर्स का यूज होता है डिगिंग, मटेरियल हैंडलिंग और ड्रिलिंग में। बुलडोजर्स का यूज कहाँ किया जाता है? लैंड क्लियरिंग। बुलडोजर्स का यूज किया जाता है लैंड क्लियरिंग, अर्थ मूविंग और रफ ग्रेडिंग के लिए, अर्थ मूविंग के लिए और लैंड क्लियरिंग के लिए बुलडोजर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद है मोटर ग्रेडर्स, क्रिएटिंग फ्लैट सरफेसेस, रोड बिल्डिंग। मोटर ग्रेडर्स का यूज किया जाता है कहाँ? फ्लैट सरफेस को क्रिएट करने के लिए, रोड बिल्डिंग्स आदि को बनाने के लिए। उसके बाद टेली हैंडलर्स का यूज कहाँ किया जाता है? मूविंग एंड लिफ्टिंग मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स को मूव करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम लोग टेली हैंडलर्स का यूज करते हैं। असफाल्ट मिक्सिंग प्लांट का यूज कहाँ किया जाता है? तो यूज टू क्रिएट हॉट मिक्स असफाल्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं असफाल्ट मिक्स प्लांट का। उसके बाद में ड्रैग लाइन क्या होता है? ड्रैग लाइन, इट इज enormous mobile excavating machine used in open cut mining और surface mining। ओपन कट माइनिंग या सरफेस माइनिंग में हम लोग यूज करते हैं ड्रैग लाइन का। ये क्या है? इट इज एन enormous mobile excavating machine। enormous mobile excavating machine है जिसका यूज किया जाता है ओपन कट माइनिंग में या सरफेस माइनिंग में। आगे हम लोग देख लेते हैं पावर शॉवेल। पावर शॉवेल क्या होती है? पावर शॉवेल used to excavate all types of earth and load it into truck। Power shovel used to excavate all types of earth and load it into truck, यानी सभी टाइप के अर्थ को एक्सकवेट करने के लिए और को ट्रक में करने के लिए पावर शॉवेल का यूज करते हैं। आगे हमारा है डायरेक्ट क्रेन। डायरेक्ट क्रेन क्या होता है? डायरेक्ट क्रेन क्या होता है? मूविंग मटेरियल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मटेरियल को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करने के लिए डायरेक्ट क्रेन का यूज करते हैं हम लोग। आगे हमारा बैक होल या पुल शॉवेल या बैक शॉवेल। बैक हो बैक होल नहीं बैक हो बैक हो बैक हो पुल शॉवेल या बैक शॉवेल, ये क्या होता है? लैंड क्लियरिंग, लैंड स्क्रैपिंग, एक्सकवेटिंग, यानी लैंड की क्लियरिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए या एक्सकवेटिंग के लिए बैक हो, पुल शॉवेल या बैक शॉवेल का यूज किया जाता है। आगे हमारा टावर क्रेन। टावर क्रेन का क्या यूज होता है? यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग फॉर मूविंग हैवी वेट मशीन मटेरियल्स एंड गुड्स। तो टावर क्रेन का यूज करते हैं कहाँ? यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में फॉर मूविंग हैवी वेट मशीन मटेरियल्स एंड गुड्स। हैवी वेट मशीन मटेरियल बिल्डिंग्स को मूव करने के लिए हम लोग टावर क्रेन का यूज करते हैं। आगे हमारा ट्रक मिक्सर फॉर आरएमसी। रैपिड मिक्स कंक्रीट को मिक्स करने के लिए ट्रक मिक्सर का फॉर आरएमसी के लिए ट्रक मिक्सर का यूज करते हैं। ए मोबाइल यूनिट फॉर हॉलिंग एंड मिक्सिंग कंक्रीट इन ट्रांजिट ड्रम। एक ट्रांजिट ड्रम में कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, उसको हॉल करने के लिए जिस ऑटोमोबाइल यूनिट का ऑटोमोबाइल मशीन का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रक मिक्सर फॉर आरएमसी। आगे हम लोग देखते हैं स्क्रैपर क्या होता है? आगे हमारा स्क्रैपर क्या होता है? इट कैन स्क्रैप द ग्राउंड एंड लोड इट साइमल्टेनियसली, यानी स्क्रैपर का क्या कर सकता है? इट कैन स्क्रैप द ग्राउंड एंड लोड, यानी ग्राउंड को स्क्रैप और लोड दोनों साथ में कर सकता है स्क्रैपर का ये क्वालिटी है क्या? ग्राउंड को स्क्रैप और लोड एक साथ दोनों काम कर सकता है हमारा स्क्रैपर। लास्ट हमारा है क्लाम सेल्स क्या होता है? कॉम सेल्स क्या होता है?
इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सकवेट मटेरियल इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, यानी मटेरियल को वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सकवेट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। क्लाम सेल्स या कॉम सेल्स को डिज़ाइन किया गया है टू एक्सकवेट मटेरियल इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। एक मटेरियल को वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सकवेट करने के लिए हम लोग क्लाम सेल्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड लिंटल। आर्च और लिंटल में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं हम लोग। आर्च और लिंटल में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है शेप कैसा होता है। तो आर्च का शेप हमारा कर्व्ड होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल होता है हमारा लिंटल हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होता है, जबकि कर्व हमारा आर्च हमारा कर्व्ड होता है। उसके बाद हमारा वेट जॉइंट कैसा होता है आर्च में। जॉइंट्स आर रेडियल एक्सेप्शन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, यानी आर्च में जो हमारा जॉइंट्स होते हैं वो रेडियल होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन को छोड़कर जो हमारा आर्च होता है उसमें वेट जॉइंट रेडियल होता है, जबकि लिंटल में हमारे जॉइंट्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। उसके बाद है लेटरल थ्रस्ट एक्सर्ट ऑन वर्टिकल सपोर्ट। आर्च में लेटरल थ्रस्ट का कहाँ पे एक्सर्ट करता है, तो वर्टिकल सपोर्ट पर। आर्च में लेटरल थ्रस्ट एक्सर्ट करता है वर्टिकल सपोर्ट में, जबकि लिंटल में लेटरल थ्रस्ट एग्जस्ट ही नहीं करता, यानी एक्सर्ट नहीं करता है। लिंटल में लेटरल थ्रस्ट डू नॉट एक्सर्ट। राइज कैसा होता है, आर्च में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि राइज हमारा आर्च में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि लिंटल में नहीं प्रोवाइड किया जाता, नॉट प्रोवाइडेड। आगे हमारा अपीयरेंस कहता होता है। तो आर्च का अपीयरेंस गुड आर्किटेक्चरल अपीयरेंस, यानी आर्च का जो आर्किटेक्चरल अपीयरेंस होता है वो अच्छा होता है, जबकि लिंटल का सिंपल अपीयरेंस होता है। उसके बाद है स्ट्रेंथ क्विट स्ट्रॉन्ग वर्टिकल यूनिफॉर्म लोडिंग बट वीक अंडर पॉइंट लोडिंग, यानी जो हमारा आर्च होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है यूनिफॉर्म लोडिंग में थोड़ा ज़्यादा लोडिंग होती है, बट वीक किसमें होता है, पॉइंट लोड में वीक होता है। अंडर पॉइंट लोडिंग में हमारा आर्च वीक होता है, जबकि लिंटल हमारा इक्वली स्ट्रॉन्ग फॉर यूनिफॉर्म और पॉइंट लोडिंग। लिंटल हमारा पॉइंट लोडिंग और यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए इक्वली स्ट्रॉन्ग रहता है, जबकि आर्च में वर्टिकल यूनिफॉर्म में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है लोडिंग में, जबकि पॉइंट लोडिंग में वीक होता है क्या, आर्च। आगे हमारा टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस एंड देयर स्पान। अलग अलग टाइप की रूफ ट्रसेस दी गई हैं, उनके स्पान क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। पहला हमारा लीन टू रूफ यानी वरंडा, इसका स्पान कितना होता है 2.5 मीटर। वरंडा का स्पान कितना होता है 2.5 मीटर। लीन टू रूफ होता है। कपल रूफ का स्पान कितना होता है, तो कपल रूफ का स्पान होता है 3.5 मीटर। कपल रूफ का स्पान होता है 3.5 मीटर। कपल क्लोज रूफ का स्पान होता है 4.5 मीटर। केवल कपल रूफ 3.5 मीटर, कपल क्लोज रूफ 4.5 मीटर, लीन टू रूफ का 2.5 मीटर। इसके बाद कॉलर बीम रूफ का जो मैक्सिमम स्पान कितना होता है 4.8 मीटर। कॉलर बीम रूफ का 4.8 मीटर। किंग पोस्ट ट्रस का जो स्पान होता है मैक्सिमम 5 to 8 मीटर होता है। किंग पोस्ट ट्रस का जो मैक्सिमम स्पान होता है 5 to 8 मीटर होता है, जबकि कोइन पोस्ट ट्रस का जो स्पान होता है मैक्सिमम 8 to 12 मीटर होता है। कोइन पोस्ट ट्रस का जो स्पान होता है मैक्सिमम 8 to 12 मीटर होता है। बेल फास्ट ट्रस या लैटिस रूफ या लैटिस रूफ का स्पान मैक्सिमम कितना होता है अप टू 30 मीटर। मैक्सिमम 30 मीटर तक होता है किसका, बेल फास्ट ट्रस या लैटिस रूफ का। नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस का मैक्सिमम स्पान 20 से 30 मीटर होता है।
आगे हमारा है मिनिमम स्लोप फॉर द मेन रूफ कवरिंग। मिनिमम स्लोप फॉर द मेन रूफ कवरिंग, मेन रूफ कवरिंग के लिए मिनिमम स्लोप कितना होता है। रूफ कवरिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं, जीआई सीट, एस्बेस्टॉस सीट, रूफ टाइल्स। तो जीआई सीट के लिए स्लोप होता है 26.5 डिग्री। जीआई सीट के लिए स्लोप होता है 26.5 डिग्री। एस्बेस्टॉस सीट के लिए 30 डिग्री। एस्बेस्टॉस सीट के लिए 30 डिग्री। रूफ टाइल्स के लिए 40 डिग्री। रूफ टाइल्स के लिए स्लोप 40 डिग्री होता है। एस्बेस्टॉस सीट के लिए 30 डिग्री होता है। जीआई सीट के लिए 26.5 डिग्री होता है। लास्ट में आर्च के कंपोनेंट्स दिए गए, इनको देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा पियर होते हैं, ये एबटमेंट होते हैं, पियर या एबटमेंट होते हैं। ये हमारा स्क्यू बैक है, ये हमारा स्क्यू, ये पोर्शन स्क्यू बैक कहलाता है। ये पोर्शन हमारा सोफिट कहलाता है, ये पोर्शन सोफिट कहलाता है। ये राइस कहलाता है, ये इंट्राड्स कहलाता है। ये पोर्शन जो हमारा है ये इंट्राडोस कहलाता है। स्प्रिंगल लाइन, ये लाइन जो है स्प्रिंगल लाइन कहलाती है हमारी, ये स्प्रिंगल लाइन कहलाती है। ये स्पान, ये दोनों के बीच की दूरी स्पान कहलाता है। ये कीस्टोन हमारा, ये कीस्टोन है। वेस्युअर कहलाता है, ये पोर्शन जो हमारा वेस्युअर कहलाता है। ये वाला पार्ट जो हमारा है ये एक्स्ट्राडोस कहलाता है। ये वाली लाइन एक्स्ट्राडोर कहलाती है, ये वाली लाइन इंट्रोडोर कहलाती है। इंट्रोडोस कहलाती है, इंट्रोडोस एक्स्ट्राडोस और बैक कहलाता है। स्पॉन्डर ड्रिल, इसको बोलते हैं स्पॉन्डर ड्रिल, इसको बोलते हैं स्पान ड्रिल, इसको बोलते हैं स्पान ड्रिल। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हांच। ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहती है इसको बोलते हैं हांच, ये हांच बोलते हैं इसको। तो यहाँ हमारा आर्च कंपोनेंट्स तक कंप्लीट हुआ। ये सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हुआ है। यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ये सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। कल से हमारा टॉपिक रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो आज हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे कल फिर से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन के साथ में। अगर ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ।